तो नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं किडनी के विषय में। किडनी की बनावट के विषय में बताएंगे। इसके पहले मैंने बता दिया है आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में कि उत्सर्जन तंत्र क्या है और इसमें क्या क्या होता है। तो उत्सर्जन तंत्र का सबसे मेन पार्ट हम लोग पढ़ेंगे किडनी। किडनी को हम वृक्क भी कहते हैं, गुर्दा भी कहते हैं। तो इसको किडनी के स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके अध्ययन और इसमें का क्या लाभ है और क्या हानि है, इस सारी चीजों को मैं बताऊंगा। मतलब ये रोग, इसमें कौन सा रोग होता है और किस तरह से उसका समाधान किया जा सकता है, इसकी पढ़ाई को क्या कहते हैं, इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं, थोड़ा सा विशेष जानकारी हम प्राप्त कराएंगे। तो आइए हम ये किडनी के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो किडनी के अध्ययन को हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में हम किडनी के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी आकार क्या है, इसकी बनावट क्या है, इससे कौन सा रोग होता है, इसमें इस सारी चीजों को का अध्ययन करते हैं। एक होता है यूरोलॉजी। तो यूरोलॉजी जो होता है उसमें केवल मूत्र का के ग्रंथियों के विषय में हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। और एक इसके डॉक्टर जो होते हैं उसको कहते हैं हम न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर क्या करता है, किडनी का इलाज करता है। उसमें किडनी के विषय में जो जो रोग होते हैं उसका इलाज करते हैं। जैसे पथरी हो जाना और यहाँ पथरी हो जाना कि जैसे स्टोन है, किडनी फेल हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, डायलिसिस करना, ये सारी चीजों को करता है कौन, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जिसको कहते हैं। अब पाते हैं ये किडनी जो है, किडनी का क्या व्यवहार है। तो किडनी का व्यवहार यह है कि किडनी हमारे पास दो है और ये दोनों किडनी हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे कमर के पीछे स्थित होता है। यहाँ पर ये कमर आप देख रहे हैं, यहाँ पर होता है। और एक किडनी दूसरे किडनी से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। इसका कारण क्या है, कारण है कि दाहिने तरफ, दाहिने साइड में हमारा यकृत पाया जाता है, लीवर होता है। यह लीवर से नीचे होता है, तो लीवर से थोड़ा सा दबा हुआ रहता है। इसलिए दाहिने साइड वाला जो किडनी होता है वो थोड़ा नीचे होता है और बाएं साइड वाला थोड़ा सा ऊपर होता है। तो ये किडनी का रंग जो होता है लाल और भूरे रंग का होता है। इसकी आकार जो होती है सेम के बीज की तरह होती है या राजमा के बीज की तरह होती है। राजमा के बीज आप देखे होंगे, सेम के बीज देखे होंगे, जस्ट लाइक उसी तरह का इसका आकार होता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये बता दिया कि इसका पार्ट्स क्या है। तो इसका पार्ट्स देखिए, हमारे शरीर में दो किडनी हो गए। तो इस किडनी का पार्ट्स क्या है, तो किडनी तो है ये है, इसके साथ साथ यूरेटर रहता है। यूरेटर जिसमें पेशाब आता है, इसको यूरेटर कहते हैं। और यूरिन ब्लैडर होता है, यूरिन ब्लैडर में पेशाब जमा होता है। और यूरिन ब्लैडर के साथ साथ इसमें यूरेथ्रा होता है जिससे पेशाब को बाहर निकाल दिया जाता है। मैंने आपको बता दिया है उत्सर्जन तंत्र के, जब मैं पढ़ा रहा था उसी समय मैं बता दिया था। अब आते हैं इसका, कहते हैं इसकी लंबाई जो होती है, किडनी की लंबाई जो होती है लगभग 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। और इसका वजन जो होता है 140 ग्राम से लेकर के 150 ग्राम तक एक किडनी का वजन होता है। अब किडनी के आंतरिक भाग का हम अध्ययन करेंगे। किडनी के आंतरिक भाग, ये हमने अपने हाथों से चित्र बनाया है। इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ सब पार्ट्सों का थोड़ा थोड़ा नाम भी लिख दिए हैं, पार्ट्स को देख करके आप समझ सकते हैं। फिर मैं थोड़ा सा इसमें वर्णन कर देता हूँ, आप देख लें। यहाँ पर लिखा हुआ है रेनल कैप्सूल। ये ऊपर वाला जो भाग है इसको कहते हैं रेनल
कैप्सूल। यह किस चीज का बना हुआ आता है? तो यह पतला होता है और यह फाइबर का बना हुआ रहता है जो किडनी की रक्षा करता है। यही इसी से यह किडनी जो है ढका हुआ रहता है। इसके बाद इसका दूसरा लेयर जो होता है इसको रेनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। ये दूसरा लेयर जो होता है रेनल कॉर्टेक्स से नाम देते हैं। यहाँ रेनल लिख देते हैं। रेनल कॉर्टेक्स से नाम देते जानते हैं। ये रेनल कॉर्टेक्स में ही नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और दूसरा होता है नेफ्रॉन क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसके बाद रेनल मेडुला है। रेनल मेडुला क्या है? त्रिभुजाकार जो भाग देख रहे हैं ये सब इसको रेनल मेडुला कहते हैं। इसी में ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ग्लोमेरुलस है क्या? तो यह नेफ्रॉन के सबसे अग्रभाग में है ना, आगे भाग में गुच्छा जैसा पाया जाता है। तो इसको मैं जब नेफ्रॉन के बारे में बताऊंगा तो उसका चित्र बनाऊंगा। चित्र बना करके उसको अच्छा से समझाऊंगा, उसका फंक्शन के बारे में अच्छा से बताऊंगा, क्योंकि मेन फंक्शन है आपका नेफ्रॉन का ही, तो उसको भी मैं बताऊंगा। तो ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन ये त्रिभुजाकार जो भाग होता है इसी में गुच्छा की तरह पाया जाता है जिसे कहते हैं। और ये है आपका रेनल आर्टरी जिसमें ब्लड आता है ऊर्जा लेकर के, अर्थात ऑक्सीजन लेकर के आता है और पूरे किडनी में फैलता है। और उसी रक्त को ये ग्लोमेरुलस क्या करता है? छानता है। और छानने के बाद वह क्या करता है? रेनल वेन के द्वारा फिर हृदय को लौटा दिया जाता है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर और इससे होने वाले कार्य के बारे में, अर्थात किडनी का कार्य क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले यह जान लें कि नेफ्रॉन क्या चीज है। नेफ्रॉन एक किडनी का क्रियात्मक और रचनात्मक दोनों तरह का एक इकाई है, अर्थात इसकी रचना भी करता है, बनाता भी है, और जितना काम है सब नेफ्रॉन ही करता है। तो नेफ्रॉन क्या है? तो इकाई है, अर्थात नेफ्रॉन के द्वारा ही यह किडनी का निर्माण हुआ है, इतना समझ जाने। और एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये 10 लाख नेफ्रॉन मिल करके रक्त को छानने का काम करता है, तब तो हमारा शरीर क्या होता है? स्वस्थ रहता है। अब यहाँ पर आते हैं किडनी का काम क्या है। यहाँ तो नेफ्रॉन के बारे में कुछ बताया, अब किडनी का कार्य क्या है? यह रक्त शोधन कर रक्त से यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन जैसे विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। जितना भी हमारे शरीर में वर्ज्य पदार्थ होते हैं, आवश्यकता से अधिक होते हैं, उस सबको वह जमा करता है और जमा करके फिर वह निकालने का काम करता है। दूसरा चीज होता है शरीर में पानी और लवण का संतुलन बनाता है। हमारे शरीर में कितना पानी चाहिए और कितना लवण चाहिए, अर्थात नमक चाहिए। तो जितना नमक और पानी का यह क्या करता है? संतुलन बनाता है, ताकि यह शरीर स्वस्थ रहे। दूसरा उसके आगे चलते हैं, क्या कहता है? रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए उसको यह नियंत्रित करता है। साथ ही साथ यह ब्लड में उपस्थित अम्ल और क्षार को भी संतुलित करता है। यानी रक्तचाप नियंत्रित करना तथा रक्त का पीएच मान संतुलित करना। यही पीएच मान क्या है? यही है हमारे क्षार और अम्ल का संतुलन करना, वही पीएच बताता है। तो पीएच के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर आते हैं चौथा, एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन बनाता है। तो यह हार्मोन होता क्या है? यही हार्मोन जो होता है आरबीसी जो तैयार होता है, लाल रक्त कण हमारे खून में जो तैयार होता है, उसके निर्माण में यह मदद करता है।
तब जा करके अच्छी तरह से मैंने अच्छा से हम ब्लड जो होता है बनता है। तो फिर एक बार इसको जानते हैं, एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन बना करके यह बोन में, है ना, बोन में आरबीसी, जिसे बोन में क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है, उसी बोन मैरो में ही तैयार होता है आरबीसी। और उस आरबीसी को बनाने में ये क्या करता है, एरिथ्रोपोएटिन मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। यह विटामिन डी को सक्रिय करता है। चाहे विटामिन डी हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त हो या चाहे सूर्य की रोशनी से प्राप्त हो, भोजन से प्राप्त हो चाहे सूर्य की रोशनी से प्राप्त हो, ये विटामिन डी जो मिलता है हमारे शरीर को, जो त्वचा सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी को शोषित करता है, ये विटामिन जो है वह निष्क्रिय होता है, यह कोई कार्य नहीं कर पाता है। तो इसको सक्रिय करने का काम है किडनी का। किडनी इसको क्या करता है, सक्रिय करता है। तो इसको त्वचा क्या करता है, हम सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करता है विटामिन डी, और भोजन से भी इकट्ठा हमारे यकृत से मिलता है विटामिन डी। लेकिन इस विटामिन डी को हमारा ये विटामिन डी निष्क्रिय होते हैं। इसको सक्रिय करने के लिए हमारी किडनी क्या करती है, विटामिन डी को सक्रिय करने के लिए विटामिन डी में एक अल्फा हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम तैयार होता है, और यही एंजाइम जो होता है विटामिन डी को सक्रिय करता है, अर्थात कार्य करने लगता है। तो सक्रिय का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं? नहीं समझते होंगे तो समझ लीजिए। सक्रिय का मतलब, जैसे मान लीजिए कि चना है, तो चना क्या करता है, चना कहीं भी रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं, लेकिन उसमें प्राण है। जैसे ही उसको सूर्य की प्रकाश, नमी, हवा मिलती है तो वह क्या होने लगता है, वह सक्रिय होने लगता है, उसका आकार बढ़ जाएगा, उसमें से अंकुर निकल जाएगा, उसमें से पत्तियां निकलना शुरू हो जाएगी। इस तरह की क्रिया होती है ना। तो उसी तरह से विटामिन डी जो मिल गया हम लोगों को, कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन जैसे ही इसको ये चीज मिलता है हाइड्रोक्सिलेज, जैसे ही इसको मिलता है यह सक्रिय हो जाता है, कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे ही यह कार्य करना शुरू करेगा, वो कैल्शियम और फास्फेट को बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि आप हमेशा हम लोग पढ़ते हैं कि विटामिन डी हमारे हड्डी को मजबूत करता है, तो हड्डी को कैसे मजबूत करता है, वह कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करता है, जोड़ता है, और उसी के कारण क्या हो जाता है, हमारा हड्डी मजबूत होता है। यदि यह नहीं बनता है हमारे शरीर में, हमारी किडनी इसको नहीं बनाती है, तो उस स्थिति में होगा क्या कि हड्डियां मुलायम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, इस तरह का होना शुरू हो जाता है, फ्रैक्चर होने लगता है, ज़्यादा सा भी चोट लगने पर फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है। तो इस स्थिति में हमारा डी विटामिन ही अधिक काम करता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस को जोड़ करके रखता है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में एक ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है, और बच्चों में जो रोग होता है इसकी कमी से, उसको कहते हैं रिकेट्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, तो रिकेट्स के बारे में मैंने बता दिया, ऑस्टियोमेलेसिया के बारे में बता दिया। गठिया रोग होता है, तो गठिया रोग कैसे होता है, तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण और साइनोवियल के घटने के कारण हमारे जोड़ों में क्या होता है, साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, यह द्रव कम हो जाता है, तो उसके स्थान पर यूरिक एसिड आ जाता है। यूरिक एसिड आ जाएगा तो गठिया रोग हो जाएगा, अर्थात हड्डी को चलने में, मुड़ने में मदद नहीं करेगा, यानी इसमें हिल डुल भी होगा तो उसमें दर्द पैदा हो जाएगा। यह कारण होता है यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण। इसीलिए कहा जाता है कि यूरिक एसिड, जब आप पानी पीते हो तो पानी खड़ा होकर के मत पियो, बैठ कर पियो। बहुत से वैद्यों ने बताया होगा, आप लोग सुनते भी हैं, जानते भी हैं, मोबाइल भी देखते हैं, तरह तरह के आते हैं रहते हैं खबर, उसमें भी
बताया जाता है कि खड़ा होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। खड़ा होकर के पानी से डायरेक्ट हमारे किडनी पर प्रभाव पड़ता है और उसके कारण यूरिक एसिड बढ़ता भी है। तो इसलिए यूरिक एसिड बढ़ने का कारण आप समझ सकते हैं, जिससे गठिया रोग होता है। तो यूरिक एसिड के बढ़ने से, साइनोवियल द्रव के कम होने से क्या होता है, हमारे शरीर के जोड़ों में गठिया रोग होता है। इसके बाद एक और रोग होता है, बहुत ही प्रचलित रोग है, पथरी। पथरी कैसे होता है, तो कैल्शियम और यूरिक एसिड का अधिक जमाव जहां होता है, उसी के कारण पानी और कम पानी पीने से तथा मोटापा के कारण हमारे शरीर में पथरी होता है। इस पथरी का लक्षण क्या होता है, तो पेट के नीचे दर्द होता है, पेशाब में जलन होती है, बार बार पेशाब आने लगता है। तब इसका बचाव कैसे करें? बचाव करने का तरीका यह होता है कि अधिक पानी पीजिए, नमक कम खाइए और जितना पैकेट बंद भोजन आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। साथ ही साथ जितना फास्ट फूड आ रहा है, चाहे चाहे आप चाउमीन खाएं या चाहे पास्ता खाएं, ये सारी चीजों को छोड़ दीजिए, मत खाइए। नाशपाती और तरबूजा तथा नारियल पानी को पीजिए, तब इससे हमें बचाव हो सकता है। अब क्या नहीं खाना चाहिए, तो इस रोग में यदि हम इसलिए बता रहे हैं कि इसे हम डॉक्टर नहीं है, जो जानते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। पथरी जो होता है लगभग आदमी के शरीर में आजकल हो रहे हैं, और होने का कारण मेन है कम पानी पीना, पैकेट सामान और फास्ट फूड खाना मेन कारण होता है। तो आते तो इसका क्या नहीं खाना चाहिए इसमें, तो पालक, चुकंदर, टमाटर, काजू, लाल मसाला जैसे मटन, बीफ नहीं खाना चाहिए, चाय और कॉफी नहीं पीना चाहिए, और ये पैकेट बंद फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो हमारा यदि पथरी हुआ है तो वह कम होने लगेगा और उसमें आराम की संभावना उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद इसका जांच कराना चाहिए। यदि पेट में इस तरह का हो रहा है कि पेट के नीचे दर्द हो रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है, तो उसका हम लोगों को करना चाहिए, जांच कराना चाहिए। तो इस जांच में 4-5 चीजें होती है। अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, एक्सरे कराना चाहिए, सीटी स्कैन कराना चाहिए, खून, पेशाब और कैल्शियम के साथ यूरिक एसिड का भी जांच कराना चाहिए। तो कैल्शियम और यूरिक एसिड के जमाव के कारण ही हमारे शरीर में क्या होता है, गठिया रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। एक रोग होता है यूरेमिया। यूरेमिया में क्या होता है कि अचानक किडनी हमारा काम करना बंद कर देती है, तो उस स्थिति में शुगर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ हमारे पेशाब जो होता है वह उसमें बहुत सारा गंध आने लगती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको किडनी के बारे में जो कुछ भी है, जितना भी जानकारी है मैंने आपको बताया। हमें आशा है, मैं आशा करता हूं कि यह जरूर ही आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ले करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक तरह से ये हमारा नोट्स भी तैयार कर सकते हैं आप इसको लेकर के। धन्यवाद।